मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 अध्याय सेकेंड संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। ठीक है, हमने जो है कल की क्लास में सैयद वंश और लोधी वंश को पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मुगलकालीन भारत रहता है 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक का जो रहता है मुगलकालीन भारत, उसको आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, इसको सभी अंडरलाइन करेंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का युद्ध पहले तो कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था और विजय किसकी हुई थी। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध से ही जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही है, संस्थापक बन रहे हैं, मुगल साम्राज्य की नींव डाली जा रही है पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा। ठीक है, तो बाबर ने 1526 ईस्वी में सन याद रहना चाहिए आपको। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको हर कोई सन याद नहीं करना है, जो मैं इम्पोर्टेंट करवाती हूँ वही सन आपको याद होना चाहिए। कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इसको मोस्ट करके, वेरी मोस्ट करके आपको ये 1526 का जो सन है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और अगर हम ऐसे बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन था, किसने जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली, तो वह कौन था? बाबर था। ठीक है, तो बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली जा रही है कौन से युद्ध के माध्यम से? पानीपत के प्रथम युद्ध से। कौन से सन में? 1526 ईस्वी में। ठीक है, कौन हारा था? परास्त किसको किया था? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, आगे देखो, यह तुर्क मुसलमान था। ये कौन था? तुर्क था। हम बाबर की बात कर रहे हैं। मुगलकालीन भारत में मुगलों की जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो रही है भारत में। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो बाबर के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो मुग़ल शुरू हुआ था, मुग़लकालीन साम्राज्य स्थापित हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो शासक रहेगा बाबर रहेगा, जिसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली है भारत में। अब बाबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि बाबर कौन था, क्या था, कहाँ से था, कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा इसने जो है स्थापना की है, संस्थापक बना है जीत कर उस युद्ध को। ठीक है, तुर्क था ये, तुर्क मुसलमान। और तैमूर जो थे इसके वंशज थे। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज़ खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी माँ चंगेज़ खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। जब ये सबसे पहले फरगना की गद्दी पर बैठता है, तो फरगना की गद्दी पर बैठने के लिए कौन सी उपाधि धारण करता है? बादशाह की। ठीक है, आगे देखो, बादशाह की उपाधि धारण करने वाले पहला तैमूर वंशीय शासक हैं। अंडरलाइन करेंगे आप सभी इसको। बादशाह की उपाधि धारण करने वाले पहला शासक हैं तैमूर वंशीय, तैमूर वंश का था। आगे देखो, आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 में ईस्वी में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको कल बता चुकी हूँ कि आपका मुग़ल काल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मुग़ल काल में हर एक शासक, उसके बारे में जो भी युद्ध होते हैं, किस सन में वो युद्ध होते हैं, किन के बीच वो युद्ध होते हैं, और उनके शासनकाल में क्या क्या कार्य करवाए गए, ये सारा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है मुग़ल काल में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बाबर के बारे में, तो बाबर ने जो दूसरा जो युद्ध लड़ रहा है भारत के अंदर, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद में कंटिन्यूसली इसकी जो है संख्या आ रही है। 1526 हमने देखा, अब हम देख रहे हैं 1527। कौन सा युद्ध हो रहा है? खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हो रहा है? खानवा का युद्ध। किन के बीच हो रहा है? बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हो रहा है मार्च 1527 में। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में हो रहा है आपका खानवा का युद्ध। आगे देखो, बाबर ने ये युद्ध तुलुगमा पद्धति से लड़ा और जिहाद का नारा दिया। ये बाबर द्वारा अपनाई गई पद्धति थी, जिसको आपको अंडरलाइन करना है कि बाबर ने कौन सी युद्ध नीति पद्धति अपनाई थी? तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। नारा क्या दिया था इसने? जिहाद का नारा दिया था। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। एक सबसे पहले जब वो गद्दी पर बैठता है, फरगना की गद्दी पर, तब ये कौन सी उपाधि धारण करता है? बादशाह की। जब वह विजय होता है, ये जो आपका खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध के जब ये विजय होता है तब कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि। आपका खानवा और जो ये पानीपत का युद्ध है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो भी युद्ध आते हैं वो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे।
जो भी युद्ध हो पढ़ रहे हैं हम, वो किन के बीच हो रहे हैं और कौन से सन में हो रहे हैं। आगे देखो 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी की मेदिनी राय को परास्त किया। चंदेरी का युद्ध देखो, कंटिन्यूसली इसके युद्ध आ रहे हैं। हमने 1526 पानीपत, 1527 खानवा और 1528 चंदेरी का युद्ध। फिर आता है 1529 घाघरा का युद्ध। कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 26 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 आपका आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो होता है किन के मध्य हुआ था? युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया था घाघरा के युद्ध में 1529 में। ठीक है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। अब बाबर की मृत्यु हो जाती 30 कंटिन्यूसली 26, 27, 28, 29 और 30 में तो मृत्यु ही हो गई है इसकी। आगे देखो, इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। इम्पोर्टेंट करना है इसको, आगरा में रामबाग में दफनाया गया। इसकी देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि आपको जो है जैसा कि हम आगे जो भी शासक रहेंगे, अकबर पढ़ेंगे, शाहजहाँ पढ़ेंगे, जो भी आपके आते जाएंगे, तो वो जो है अलग अलग जगह इनकी जो है इनको उनकी समाधियाँ जो है स्थापित की गई हैं। तो वो चीज़ें जो हैं आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि बाबर की जो है कहाँ पर इसको दफनाया गया है? आगरा के रामबाग में। ठीक है, आगरा के रामबाग में। बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया, लेकिन बाद में बाबर की इच्छा के बाबर चाहता था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन पहले उसको आगरा के रामबाग में दफनाया गया, फिर उसको काबुल ले जाकर काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर ने अपने दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका नाम बाबरनामा या तजुके बाबरी। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बाबरनामा या तुजुके बाबरी। बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, बाबरनामा या फिर तुजुके बाबरी, दोनों ही एक ही नाम है। आगे देखो, अब्दुल रहीम खाना ने इसे बाद में फ़ारसी में अनुदित किया। इसने जब लिखा था तो कौन सी लैंग्वेज थी? तुर्की। लेकिन बाद में अब्दुल रहीम खाना ने इसको किस में अनुदित किया है? फ़ारसी भाषा में। तो बाबरनामा को फ़ारसी भाषा में किसने जो है ट्रांसलेट किया है? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा जो है फ़ारसी में इसको अनुदित किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस आपको करने नहीं हैं, आपको ये सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइनें करनी है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारे जो भी लाइन करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपको ये याद रखनी है। जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि आपको सारे सन लर्न नहीं करने हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट करवाती हूँ वही लर्न करना है। तो इसमें सारे जितने भी युद्ध मैंने अंडरलाइन करवाए हैं बाबर के द्वारा, वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मुग़ल के संस्थापक के रूप में रहे हैं बाबर जो हैं। बाबर ने ही मुग़लों की जो है नींव डाली है, मुग़ल साम्राज्य की भारत में। तो इस कारण से आपका बाबर इंपॉर्टेंट रहता है। तो बाबर से रिलेटेड जो भी मैंने लाइनें इंपॉर्टेंट करवाई हैं उनको याद करना है आपको। अगला शासक आता है बाबर के बाद में हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात व अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वा प्रदेश दिया। बाबर के बाद उसका पुत्र जो था हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम है। ये अपने अलग अलग भाई को अलग अलग जो है क्षेत्र देता है। कामरान उसका भाई था, उसको उसने काबुल व कंधार दे दिया। अस्करी को संभल दे दिया। हिंदाल जो था उसको अलवर व मेवात वाला क्षेत्र दे दिया। इसका एक चचेरा भाई भी था, उसको बदख्शा प्रदेश दे दिया। ठीक है, तो हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। हुमायूं के द्वारा एक स्थापना हो रही है दीन पनाह की, अंडरलाइन करो। दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना कर रहा है हुमायूं। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया जा रहा है हुमायूं पर। आगे देखो, आपको क्या करना है अभी, जैसा कि मैंने कहा मैप में देखना है मालवा कहाँ है, गुजरात कहाँ है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ पर हुमायूं जो है अपना आक्रमण कर रहा है। हुमायूं व एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ था। चौसा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, अंडरलाइन करो इसको। हुमायूं के शासनकाल में 1539 में चौसा नामक स्थान पर युद्ध हो रहा है, इसको चौसा का युद्ध भी कहते हैं। यह बक्सर के निकट हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो हुमायूं पर अफगान शासक शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था? हुमायूं व शेर खां के मध्य। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, जिसने मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। हुमायूं हार जाता है, शेर खां जो है वह जीत जाता है, और शेर खां जो है इसके बाद में शेरशाह की उपाधि धारण करता है।
शेरशाह इम्पोर्टेंट है आपका। और अपने नाम के सिक्के चलाए शेरशाह ने, शेरशाह के द्वारा अपने नाम के सिक्के चलाए जा रहे हैं। अंडरलाइन करना इस लाइन को। ऐसा कौन सा शासक था जिसके द्वारा उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? वह शासक था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह जिसका नाम शेरखा था पहले, फिर बाद में वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। आगे देखो, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था फरीद खां। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह या हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में लाहौर पर इसने कब्जा किया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मछीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 55 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी में वह दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से फिसल गया। गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के अब देखो इसकी मृत्यु कैसे हो रही है? सीढ़ी से गिरने से हो रही है। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। इसमें सिर्फ आपका पूरे में आपका एक इम्पोर्टेंट रहता है, ये युद्ध इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, शेरशाह इम्पोर्टेंट रहता है। सूर साम्राज्य आपका बीच में आ रहा है। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरखां था। इसका असली नाम जो था फरीद खां था। हाँ, शेरखां हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिणी बिहार में तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेरखां की उपाधि धारण की। शेरखां की उपाधि इस कारण से मिली क्योंकि उसने शेर को मार दिया था। उसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक था। ये इसका क्षेत्र है जहाँ पर इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। मालवा में शेरशाह की जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता। अंडरलाइन करना है इसको, शेरशाह को। 1544 में मालदेव से युद्ध कर रहा है शेरशाह और जीतता है वो। जबकि जेता कूपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, तभी शेरशाह ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो गया था। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई है। कालिंजर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो रही है शेरशाह की 1544 में। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी में तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध हैं। उसने भूमि नाप, अब इसने क्या क्या करवाए हैं अपने शासनकाल में? भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई, कनकुत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की जा रही हैं। इसके द्वारा सारी प्रणाली किसके द्वारा करवाई जा रही हैं? शेरशाह के द्वारा इसके शासनकाल में। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। ये सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड सभी जानते हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था शेरशाह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसके काल में जो है बहुत ही अलग अलग चीज़ें हुई हैं, जैसे कि इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट मालवा का युद्ध रहता है जिसमें वो जीतता है। और ये लाइन जो दे रखी है कोटेशन में, ये आपको पता होनी चाहिए कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये किसके विषय में की गई है? मालदेव से युद्ध जब उसने किया था 1544 में, तो इसने ये लाइन कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई है? शेरशाह सूरी के द्वारा। ये लाइन जो है कोटेशन में दे रखी है उसके द्वारा की गई है। बात कही गई है किस युद्ध में कही गई है? किस युद्ध के लिए? मालवा के युद्ध के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहता है, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। अगला जो इम्पोर्टेंट रहता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसने करवाई थी। आगे देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड इसके नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया है इसने। तो शेरशाह सूरी की जो है
मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में मकबरा स्थित है। मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिससे हिंदू मंदिरों का प्रभाव था। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहता है आपका अकबर। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम अकबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया गया है उसको समझना है, लर्न करना है, समझ में नहीं आता तो फिर से पूछना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।